तो आज हम लोग ईथर के गुण के बारे में पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ द ईथर। इसके पहले हम लोग ईथर बनाने की विधियां पढ़े थे। तो सबसे पहले हम लोग ईथर के गुण में ईथर की जल में विलेयता कैसी होती है, मतलब ईथर जल में अधिक विलेय है या कम विलेय होता है या अविलेय होता है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिएगा, ईथर जल में अल्प विलेय होता है, मतलब बहुत कम मात्रा में घुला होता है। इसकी जल में जो विलेयता होती है वो एल्कोहलों से कम होती है, माने एल्कोहल जल में ज़्यादा विलेय होते हैं और ईथर जो है जल में कम विलेय होते हैं, क्योंकि ईथरों में हाइड्रोजन आबंध की मात्रा एल्कोहल द्वारा जल के साथ हाइड्रोजन आबंध की मात्रा से कम होती है। मतलब एल्कोहल जो होते हैं वह जल के साथ अधिक मात्रा में हाइड्रोजन बंध बनाते हैं, जबकि ईथर जो है वह जल के साथ कम मात्रा में हाइड्रोजन आबंध बनाते हैं। इसलिए ईथर एल्कोहलों के अपेक्षा जल में कम विलेय होता है। और जैसे जैसे अणुभार बढ़ता है ईथरों का, वैसे वैसे जल में विलेयता उसकी घटती है, क्योंकि हाइड्रोजन आबंध बनाने की क्षमता घटती है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर एल्किल समूह ईथरों का अगर अणुभार बढ़ रहा है, जैसे मान लीजिए डाई मेथिल ईथर, अब जैसे यहाँ पर बात करें डाई मेथिल ईथर CH3OCH3, ये डाई मेथिल ईथर है। और अगर दूसरा उदाहरण ले लें हम डाई एथिल ईथर का C2H5OC2H5, तो आपसे अगर पूछें कि ये देखिए, इसमें जो एल्किल समूह है मेथिल है और इसमें जो एल्किल समूह है वो एथिल समूह है, तो कौन सा एल्किल समूह बड़ा है, तो हम कहेंगे एथिल समूह बड़ा है। और जैसे जैसे एल्किल समूह का आकार बढ़ता है, चूँकि जो एल्किल समूह होते हैं वो हाइड्रोफोबिक होते हैं, मतलब जल से दूर भागने की कोशिश करते हैं ना, जल विरोधी कह सकते हैं कि जल विरोधी होते हैं। और जैसे जैसे एल्किल समूह का आकार बढ़ता है, जल के प्रति जो उनकी बंधुता है वो धीरे धीरे कम होती जाती है। मतलब जो जल विरोधी गुण है एल्किल समूह का वो बढ़ता जाता है। तो जैसे जैसे एल्किल समूह बढ़ेगा वैसे वैसे जल में ईथरों की विलेयता धीरे धीरे घटेगी। अब देखिए, जैसे कहा गया कि ईथरों में जल के साथ जो हाइड्रोजन बंध बनाने की जो मात्रा होती है वह एल्कोहलों की अपेक्षा कम होती है। अब देखिए, ईथर है ROR, ईथर का समान सूत्र, और ये जल है आपका जल H2O, फिर यहाँ भी H2O। तो यहाँ पर आप देखिए ईथर जो है ये जल के साथ जो है यहाँ पर बंध बनाया है। तो यहाँ पर इसकी मात्रा अगर देखी जाए हाइड्रोजन बंध की, और यहाँ पर देखिए जल के साथ यहाँ पर एल्कोहलों का दिखाया गया है कि जल के साथ एल्कोहल जो है किस प्रकार से हाइड्रोजन आबंध बनाते हैं। देखिए H2O और ये ROH, देखिए ये आपका एल्कोहल है, ये आपका एल्कोहल है और यहाँ पर ये जल है, ठीक है। फिर ये आपका एल्कोहल ही है, इसके साथ ही फिर जल है। फिर देखिए इसके पास इसके साथ जो है ये एल्कोहल के अणु जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो एल्कोहल है, देखिए ROH या ROH, ये जो है वो जल के साथ अधिक हाइड्रोजन बंध बनाता है, जबकि ईथर जो है वो कम मात्रा में हाइड्रोजन बंध बनाते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि एल्कोहल की जल में विलेयता जो है वो ईथरों की अपेक्षा अधिक है, माने इसकी अधिक है, इसकी कम है। तो ये तो बात हुई जल में विलेयता की। अगला हम लोग देखेंगे ईथरों के रासायनिक गुण। अब ईथरों के रासायनिक गुण में सबसे पहले देखिए, हम लोग जानते हैं कि ईथर में जो है एल्किल समूह होता है, जैसे यहाँ पर अभी दिखाया गया एल्किल समूह है, और फिर ये ऑक्सीजन भी यहाँ पर जुड़ा हुआ है। तो पहले हम उन गुणों के बारे में चर्चा करेंगे जिनमें एक एल्किल समूह जो है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। तो एल्किल समूहों के कारण कौन कौन सी अभिक्रियाएँ होती हैं उसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला है दहन। हम लोग जानते हैं डाई एथिल ईथर क्या है, कार्बनिक यौगिक है, और कोई भी कार्बनिक यौगिक जो है वो ज्वलनशील होता है, उसका दहन होता है तो मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनते हैं। उसी प्रकार से ये जो डाई एथिल ईथर है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल करके कार्बन डाइऑक्साइड
और जल बनाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एल्किल समूह का जो कार्बन है या हाइड्रोजन है, इसका दहन होता है, कार्बन का दहन होता है तो हम लोग जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, और हाइड्रोजन का दहन होता है तो जल बनता है। तो हम कह सकते हैं कि ईथरों का यहाँ पर एल्किल समूह भाग ले रहा है। अगला है हैलोजनीकरण। अगर उदाहरण के लिए अगर डाई एथिल ईथर की अभिक्रिया अंधेरे में मतलब डार्क में अगर क्लोरीन से कराया जाता है तो अल्फा अल्फा डैश डाई क्लोरो डाई एथिल ईथर प्राप्त होता है। अब यहाँ पर थोड़ा देखेंगे, अब डाई एथिल ईथर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 CH2O CH2 CH3। देखिए इसको हम जोड़ देंगे C2H5, इसको भी हम जोड़ देंगे C2H5। अब थोड़ा सा देखिएगा, जैसे ऑक्सीजन के इधर वाला जो कार्बन है इसको हम अल्फा कार्बन कहते हैं और इसको हम बीटा कार्बन कहते हैं। इसी प्रकार से हम इसको अल्फा डैश कह सकते हैं और ये बीटा डैश हो सकता है। ठीक है, तो जब हम क्लोरीन से अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ जो अल्फा और अल्फा डैश से जुड़ा हुआ जो हाइड्रोजन है, ये एक एक हाइड्रोजन यहाँ से और यहाँ से प्रतिस्थापित हो जाता है। तो देखिए एक H यहाँ से निकल जाए और एक H यहाँ से निकल जाए और एक Cl यहाँ जुड़ जाए, एक Cl यहाँ जुड़ जाए, तो ये चीज़ आपका बनेगा। देखिए, और जो हाइड्रोजन निकलेगा वो क्लोरीन से अभिक्रिया करके HCl बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये बन गया। देखिए 2 क्लोरीन यहाँ पर परमाणु जुड़ गए तो इसको हम कहेंगे, देखिए अल्फा डैश स्थान पर जो है हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन क्लोरीन के द्वारा हुआ है, तो हम कहेंगे कि अल्फा अल्फा डैश डाई क्लोरो ईथर डाई एथिल ईथर आपको प्राप्त हुआ। अल्फा अल्फा डैश डाई क्लोरो डाई एथिल ईथर यहाँ पर प्राप्त हुआ, और जो हाइड्रोजन निकला था वो क्लोरीन से अभिक्रिया करके HCl बनाया। यहाँ संतुलित करने के लिए 2 हम लिख देंगे। ठीक है, परंतु जब अंधेरे के बजाय अगर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया कराया जाता है तो जितने भी हाइड्रोजन हैं डाई एथिल ईथर में, सभी के सभी हाइड्रोजन यहाँ से प्रतिस्थापित हो जाते हैं। माने 5 5 10 10 हाइड्रोजन यहाँ से हट करके और क्लोरीन यहाँ पर आ जाता है। देखिए H हट करके अगर क्लोरीन आ जाए तो C2Cl5O C2Cl5, और जो हाइड्रोजन निकलेगा क्लोरीन से अभिक्रिया करके HCl बनाएगा तो बन जाएगा ये पर क्लोरो डाई एथिल ईथर। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि एल्किल समूह के कारण यहाँ पर मुख्य रूप से 2 अभिक्रियाएँ हैं, एक तो दहन हुआ और दूसरा आपका हैलोजनीकरण, जिसमें ईथर का जो है वह ईथर का एल्किल समूह भाग लेता है। ठीक है, अगला गुण देखेंगे। अगले गुण की बात करें तो देखिए अब ऐसे गुणों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। अब ऐसे गुणों के बारे में चर्चा करेंगे जिसमें ईथर का ऑक्सीजन परमाणु अभिक्रिया में भाग लेगा, मतलब ऑक्सीजन परमाणु के कारण अभिक्रियाएं, रिएक्शंस ड्यू टू ऑक्सीजन एटम। यहाँ पर देखिएगा ईथर की अभिक्रिया अगर हम अकार्बनिक अम्लों, जिसको हम खनिज अम्ल भी कहते हैं, से अगर कराया जाता है तो ऑक्सोनियम लवण प्राप्त होता है। जैसे डाई एथिल ईथर की अभिक्रिया अगर हम HCl से कराते हैं तो जानते हैं ना कि HCl में 2 भाग है, H+ और Cl-, और यहाँ पर ईथर में हम जानते हैं कि यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो यह जो है H+ के साथ, H+ का मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन आयन के साथ जो है उप सहसंयोजक बंध बनाता है और ये चीज़ आपको मिलता है। देखिएगा, तो इसको हम कहते हैं डाई एथिल ऑक्सोनियम क्लोराइड लवण। डाई एथिल, देखिए डाई एथिल ऑक्सोनियम इसके लिए कहा गया, ये प्लस इस पर लगा हुआ है, इस आवेश पर, इस कोष्टक के ऊपर जो है प्लस लगा है, तो इसको हम कहेंगे ऑक्सोनियम, और Cl- आपका क्लोराइड। तो इस प्रकार से जब डाई एथिल ईथर की अभिक्रिया हम HCl से कराते हैं तो डाई एथिल ऑक्सोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है। HCl के स्थान पर हम अगर सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कराएंगे तो H तो इसी प्रकार से जुड़ेगा, लेकिन Cl- की जगह हो जाएगा HSO4- बाई सल्फेट। जैसे यहाँ पर क्लोराइड लिखा है वहाँ पर हो जाएगा बाई सल्फेट लवण, डाई एथिल ऑक्सोनियम बाई सल्फेट लवण। इस प्रकार से हमको प्राप्त होगा। और दूसरा देखेंगे जिसमें ईथर का ऑक्सीजन अभिक्रिया में भाग ले रहा है, तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अगर डाई एथिल ईथर की अभिक्रिया हम वायु से कराते हैं तो ऑक्सीजन का एक परमाणु जो है इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ करके पेरोक्साइड बॉन्ड बना लेता है, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है। तो ठीक है, तो ये आप क्या बन गया, डाई एथिल ईथर पेरोक्साइड। देखिए यहाँ पर ईथर पेरोक्साइड दिया है, तो जैसा ईथर लेंगे उसी का पेरोक्साइड यहाँ पर आपको मिलेगा, तो इसको कहेंगे डाई एथिल ईथर पेरोक्साइड।
और अगला गुण देखेंगे, प्रबल ऑक्सीकारकों द्वारा ईथर, माने कि अगर ईथर का ऑक्सीकरण कराया जाए, प्रबल ऑक्सीकारक हम लोग जानते हैं कि अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है वो प्रबल ऑक्सीकारक होता है। तो अगर इसका ऑक्सीकरण कराया जाता है तो डाईएथिल ईथर का, तो हमें चाहे किसी भी ईथर का अगर हम ऑक्सीकरण कराते हैं तो यहाँ पर हमको एल्डिहाइड प्राप्त होता है। जैसे डाईएथिल ईथर का अगर हम ऑक्सीकरण कराएंगे तो देखिए हम लोग जानते हैं CH3CH2 इसको लिख सकते हैं, CH3CH2 इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका CH3CHO और यहाँ से भी देखिए CH3CHO, मतलब यहाँ पर एस्टल्डिहाइड के 2 अणु प्राप्त होंगे और एक हाइड्रोजन यहाँ बचेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ बचेगा जो ऑक्सीजन से क्रिया करके जल बनाएगा। तो इस प्रकार से जब डाईएथिल ईथर का हम ऑक्सीकरण अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट के द्वारा या अन्य किसी प्रबल ऑक्सीकारक के द्वारा कराते हैं तो एल्डिहाइड प्राप्त होता है। अब कुछ ऐसे गुणों के बारे में हम लोग देखेंगे जिसमें डाईएथिल ईथर का ये जो बांड देख रहे हैं, डाईएथिल ईथर का जो है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो बांड है यह जो है विदलित होता है और अभिक्रिया में भाग लेता है। जैसे अब डाईएथिल ईथर की अभिक्रिया अगर हम हाइड्रो आयोडिक अम्ल HI से कराते हैं, HI के अधिक से कराते हैं, मतलब HI की अधिक मात्रा से कराते हैं तो हमको एथिल आयोडाइड प्राप्त होता है। ठीक है, अब एथिल आयोडाइड यहाँ पर डाईएथिल ईथर लिखा गया है इसलिए एथिल आयोडाइड प्राप्त होगा। अगर हम डाईमेथिल ईथर लेंगे तो मेथिल आयोडाइड प्राप्त होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे अभिक्रिया, तो यहाँ पर क्या होगा, ये देखिए बांड टूटेगा, एक I इसके साथ जुड़ेगा, एक I इसके साथ जुड़ेगा, तो हम कह सकते हैं C2H5I बनेगा और जो यहाँ पर 2 H है वो ऑक्सीजन से क्रिया करके H2O बनाएगा। तो इस प्रकार से डाईएथिल ईथर HI से क्रिया करके एथिल आयोडाइड देता है। परंतु असम्मित ईथर की अगर अभिक्रिया कराया जाता है HI के साथ, हाइड्रो आयोडिक अम्ल के साथ कराया जाता है तो जो छोटा वाला एल्किल समूह है वह एल्किल आयोडाइड देता है, जबकि बड़ा वाला एल्किल समूह जो है एल्कोहल बनाता है। जैसे CH3OC2H5, अब देखिए कहा जा रहा है कि अब मेथिल समूह है और एथिल समूह है। जब HI से क्रिया होगा तो जो छोटा वाला एल्किल समूह है, जैसे मेथिल समूह छोटा है, C2H5 बड़ा है, तो ये जो CH3 है वो I से क्रिया करके CH3I बनाएगा और जो दूसरा वाला एल्किल समूह है H इसके साथ जुड़ जाएगा, C2H5OH बन जाएगा, मतलब एल्कोहल बनाएगा। बड़ा वाला एल्किल समूह एल्कोहल बनाएगा और छोटा वाला एल्किल समूह जो है वह आयोडाइड बनाएगा, मतलब एल्किल आयोडाइड बनाएगा। अगला देखेंगे गुण, ईथर की अभिक्रिया अगर PCl5 से कराया जाता है तो हमें एल्किल क्लोराइड प्राप्त होता है। अब देखिएगा C2H5OC2H5 मतलब डाईएथिल ईथर की अभिक्रिया PCl5 से कराएं तो ये बांड टूटेगा, एक Cl इसके साथ आएगा C2H5Cl, एक Cl इसके साथ आएगा C2H5Cl और यहाँ पर जो ऑक्सीजन है यहाँ PCl3 बचेगा, उसके साथ अभिक्रिया करके फास्फोरस ऑक्सी क्लोराइड बनाएगा। ठीक है, अगला देखेंगे, ईथर की अभिक्रिया अगर हम एस्टिल क्लोराइड से कराते हैं तो हमें एस्टर मिलता है और एल्किल क्लोराइड प्राप्त होता है। तो यहाँ पर देखिए अभिक्रिया अगर एस्टिल क्लोराइड से अभिक्रिया कराते हैं तो CH3COOC2H5, CH3COOC2H5 बन जाएगा और जो Cl होगा वो C2H5 से क्रिया करके एथिल क्लोराइड बनाएगा। इस प्रकार से एस्टर प्राप्त होगा जिसको हम कहेंगे एथिल एसीटेट। तो इसमें अभी तक हम लोग जो देख रहे थे तो उसमें क्या हो रहा है कि इसमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बांड टूट रहा है और नए नए उत्पाद हमें प्राप्त हो रहे हैं। फिर अगला गुण देखेंगे, देखिएगा अगर हम ईथर का अपचयन कराते हैं सोडियम और लिक्विड अमोनिया की उपस्थिति में, ये सोडियम ऑब्लिक अमोनिया जो है ये अपचायक का कार्य करते हैं। जब आप क्रिया करेंगे तो नवजात हाइड्रोजन बनेगा और वही नवजात हाइड्रोजन जो है वह ईथर को अपचयित करेगा और अपचयित करने के पश्चात हमें एल्केन मिलेगा और एल्कोहल मिलेगा। तो देखिएगा यहाँ से अब क्रिया होगी, यहाँ से बांड टूटेगा, एक H यहाँ पर C2H5 के साथ जब H जुड़ जाएगा C2H6 हो जाएगा और एक H जो है इसके साथ जुड़ जाएगा C2H5OH, मतलब एथेनॉल या एथिल एल्कोहल प्राप्त होगा। ठीक है, अगला देखेंगे
ईथर को अगर 500 वायुमंडलीय दाब तथा 400 से 423 केल्विन ताप पर कार्बन मोनोऑक्साइड से अभिक्रिया कराया जाता है तो एस्टर प्राप्त होता है। जैसे डाईएथिल ईथर की अभिक्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड से बोरान ट्राइफ्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में 500 वायुमंडलीय दाब तथा 400 से 423 केल्विन ताप पर कराया जाता है तो CO का इसमें योग हो जाता है तो बन जाता है C2H5 COOC2H5। ठीक है, मतलब एस्टर हमें प्राप्त होता है। यहाँ पर कहेंगे एथिल एथेनोइड प्राप्त होगा। अगर डाई एथिल ईथर की अभिक्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड से कराएंगे तो यहाँ पर एथिल एथेनोइड प्राप्त होगा। और अगला गुण देखेंगे, जब रक्त तप्त एल्यूमिना पर जिसका टेम्परेचर 623 से 553 केल्विन होता है उस पर जब इसके वाष्प को मतलब ईथर के वाष्प को प्रवाहित किया जाता है तो हमें एल्कीन प्राप्त होता है। जैसे C2H5 OC2H5 डाईएथिल ईथर की अभिक्रिया एल्यूमिना के ऊपर या डाईएथिल ईथर के वाष्प को जब एल्यूमिना के ऊपर इतने ताप पर 623 से 753 केल्विन ताप पर प्रवाहित किया जाता है तो इसका निर्जलीकरण हो जाता है, जल निकल जाता है। देखिए एक H यहाँ से, एक H यहाँ से और O H2O निकल जाएगा, C2H4 मतलब एथिलीन के या एथीन के 2 अणु यहाँ पर प्राप्त होंगे। ठीक है, तो ये सब जो है कुछ ईथर के गुण थे, इसको हम लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे। अगला हम लोग देखेंगे ईथरों के उपयोग। तो देखिएगा ईथरों का उपयोग जो होता है विलायक के रूप में, जैसे तेल वसा इत्यादि को घोलने के लिए, निश्चेतक के रूप में मतलब बेहोश करने के लिए क्या आता है, प्रशीतक के रूप में मतलब किसी ठंडा करने के लिए जिसको कूलेंट कहते हैं प्रशीतक के रूप में, शुष्क धुलाई करने में ड्राई क्लीनिंग जिसको बोलते हैं, ड्राई क्लीनिंग में हम लोग कपड़ा धोने के लिए देते हैं उसके लिए करते हैं। और ईंधन के रूप में ये जो है पेट्रोल के साथ डाईएथिल ईथर को मिला करके इसका उपयोग ईंधन के रूप में भी किया जाता है। और देखिए जैसे कोई ईथर मान लीजिए ईथर अगर है तो शुद्ध है कि अशुद्ध है, उसकी शुद्धता की जांच हम कैसे करते हैं। तो देखिएगा जो भी ईथर हमको मिला है उसकी अभिक्रिया अगर हम पोटेशियम आयोडाइड से करा देते हैं तो अगर बैगनी रंग का वाष्प प्राप्त होता है आयोडीन का, ये बैगनी रंग का वाष्प प्राप्त होता है और यह जो बैगनी रंग का वाष्प है वह स्टार्च विलयन को यदि नीला कर देता है, मतलब जो वाष्प निकला उसको स्टार्च विलयन में अगर हम प्रवाहित करें और स्टार्च का विलयन अगर नीला हो जाए तो समझ जाइए कि वह ईथर जो है अशुद्ध है, मतलब उसमें वह जो है वायु से अभिक्रिया करके ईथर परऑक्साइड बना चुका है। और जब ईथर परऑक्साइड में परिवर्तित हो गया तो इसका मतलब कि वह अशुद्ध हो चुका है। ठीक है, तो इस वीडियो को हम लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे और नोट्स बनाएंगे। थैंक यू।